हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे MHI 08 के अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक सुधार। ठीक है, यदि आप लोग MHI 8 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी, क्योंकि इसमें हम MHI 8 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन के रिगार्डिंग एग्जाम में आता है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ सुधारों की सूची नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि वे सुधार क्यों किए गए, उनका उद्देश्य क्या था, उनका प्रभाव क्या पड़ा और तत्कालीन लेखकों व इतिहासकारों ने इन सुधारों को किस तरह मूल्यांकन किया। साथ ही हम जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, सतीश चंद्र, इरफान हबीब और KN निज़ामी जैसे इतिहासकारों के विचार भी जानेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसका शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा। वह केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने अपने शासन को मजबूत बनाने, मंगोल आक्रमण से देश की रक्षा के लिए और अमीरों के विद्रोह को रोकने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार लागू किए। इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी पुस्तक मिडिवल इंडिया में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत और केंद्रीकृत राज्य में बदल दिया। वहीं इतिहासकार KS निज़ामी का मत है कि अलाउद्दीन आदर्शवादी शासक नहीं था, बल्कि वह परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक निर्णय लेने वाला शासक था। अब बात करते हैं प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब प्रश्न उठता है कि अलाउद्दीन इतने बड़े सुधार करने की क्या आवश्यकता थी। जब वे सत्ता में आया तब दिल्ली सल्तनत कई गंभीर समस्याओं से घिरी हुई थी। उत्तर पश्चिम से मंगोल लगातार आक्रमण कर रहे थे। दूसरी ओर अमीर और प्रांतीय सरदार समय समय पर विद्रोह कर देते थे। इतना ही नहीं, एक विशाल साम्राज्य का प्रशासन चलाने और बड़ी स्थायी सेना रखने के लिए राज्य को अधिक आय की आवश्यकता थी। इतनी चुनौतियों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने प्रशासन, सेना, राजस्व और बाजार व्यवस्था को व्यापक सुधार किए। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में लिखते हैं कि सुल्तान का उद्देश्य ऐसा शासन स्थापित करना था जिसमें कोई भी अमीर उसके विरुद्ध विद्रोह करने का साहस न कर सके। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा शासन था, उन्हें वो संभालना था, अपनी सत्ता संभालनी थी, तो उसमें सुधार करने थे। तो उनमें सुधार करने के लिए जो कुछ व्यवस्थाएं थी उनको सही करने के लिए और अपने शासन को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने नई नई पॉलिसी या नए नए कदम उठाए। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, केंद्रीय शासन का सुदृढ़ीकरण। अलाउद्दीन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुधार था केंद्रीय प्रशासन को मजबूत बनाना। मतलब जो सत्ता थी उसको क्या करना, केंद्रीकृत करना। उसने शासन की सभी प्रमुख शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली। राज्य का प्रत्येक अधिकारी सीधे सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। प्रांतीय गवर्नरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी और भ्रष्टाचार या लापरवाही पर तुरंत दंड दिया जाता था। उनका मानना था कि यदि शासन मजबूत होगा तभी साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार अलाउद्दीन ने प्रशासन को इस प्रकार संगठित किया कि सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च बन गई और किसी भी अधिकारी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट नहीं रही। मतलब क्या था, सब कुछ क्या था, राजा के हाथ में आ चुका था। बिना राजा की मर्जी से या बिना राजा के हुक्म से कुछ भी काम नहीं हो सकता था। जो स्वतंत्रता थी सबकी, वो छीन कर कंट्रोल कर ली गई। मतलब राजा ने सबकी स्वतंत्रता को अपने मुट्ठी में कर लिया या फिर अपने काबू में कर लिया। बिना उनके कुछ वो कर नहीं सकते थे। नेक्स्ट था अमीरों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन ने देखा कि सुल्तान की सल्तनत के अमीर और सरदार अत्यधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। वे अपनी संपत्ति और प्रभाव के बल पर विद्रोह कर सकते थे। यानी वो संपत्ति उनके पास काफ़ी सारी थी और जो उनका बल था वो भी काफ़ी ज़्यादा था।
इसलिए उसने अमीरों की निजी समारोह, दावतों और आपसी राजनीतिक गठबंधनों पर रोक लगा दी। उनकी संपत्ति और गतिविधियों पर निगरानी रखी जाने लगी। बर्नी लिखते हैं कि इन कठोर उपायों के कारण अमीरों की विद्रोह करने की शक्ति लगभग समाप्त हो गई। इतिहासकार के इंतजामी के अनुसार ये नीति कठोर अवश्य थी, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई। यानी कि जो उन्होंने कहा था, अमीरों की जो स्वतंत्रता थी या फिर उनकी जो वो थी, वो अपने हाथ में ले ली। यानी कि जो अमीर जो थे आपस में समारोह करते थे, दावतें करते थे और जो आपसी राजनैतिक गठबंधन करते रहते थे राजा के खिलाफ, वो सब खत्म हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी जानता था किसी भी राज्य की सफलता उसके सूचना तंत्र पर निर्भर करती है, इसलिए उसने एक अत्यंत प्रभावी गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की। उसने बरीद ए मुमालिक और मोहियान जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की। ये अधिकारी पूरे राज्य की गतिविधियों पर नजर रखते थे और सीधे सुल्तान को रिपोर्ट भेजते थे। यदि कोई अधिकारी रिश्वत लेता, कोई अमीर विद्रोह की योजना बनाता, कोई सैनिक अनुशासन तोड़ता, तो उसकी सूचना तुरंत सुल्तान तक पहुंच जाती थी। जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि अलाउद्दीन की गुप्तचर व्यवस्था इतनी प्रभावशाली थी कि कोई भी बात या कोई भी व्यक्ति सुल्तान से नहीं छिप सकता था। यानी कि जो उसने अपनी सूचना वाली जो वो थी गुप्तचर वाली व्यवस्था थी, वो काफ़ी मजबूत करी थी। उसने बीच में किसी को रखा ही नहीं, गुप्तचरों से सीधा अपना कांटेक्ट रखा। इसके बाद है नेक्स्ट राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि किसी भी राज्य की शक्ति उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि राजकोष मजबूत होगा तभी एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जा सकती है। इसी उद्देश्य से उसने राजस्व व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। उसने कृषि भूमि का सर्वेक्षण कराया और किसानों से उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूल किया। साथ ही खुद मुकदम और चौधरी जैसे स्थानीय अधिकारियों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए ताकि वे किसानों का शोषण न कर सकें और राज्य को सीधा राजस्व प्राप्त हो। हालांकि ये कर काफी अधिक था, लेकिन इससे राज्य की आय उल्लेखनीय वृद्धि हुई और अलाउद्दीन अपनी विशाल सेना का खर्च आसानी से उठा सके। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने राजस्व अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखी और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। आधुनिक इतिहासकार इरफान हबीब अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में लिखते हैं कि अलाउद्दीन की भूमि राजस्व नीति मध्यकालीन भारत की सबसे संगठित आर्थिक नीति में से एक थी। उनके अनुसार इस नीति ने राज्य की आर्थिक शक्ति को मजबूत किया, लेकिन किसानों पर कर का बोझ भी बढ़ गया। यानी उन्होंने क्या करा, बीच में जितने भी टैक्स लेने वाले थे उन लोगों को खत्म कर दिया और वो सीधा जो उनका कर था वो सीधा उनके राजकोष में जमा होता था। लेकिन हालांकि ये कर काफ़ी ज़्यादा था। अगर ये नीति एक तरफ अच्छी थी तो उसका दूसरा वो क्या था कि कर काफ़ी ज़्यादा था किसानों का। ठीक है, अब बाजार नियंत्रण नीति कैसी बनी। अब हम अलाउद्दीन की सबसे प्रसिद्ध और प्रशासनिक सुधार की चर्चा करेंगे जिसे बाजार नियंत्रण नीति कहा जा सकता है। इतिहासकारों के अनुसार ये नीति अपने समय की सबसे अनोखी आर्थिक व्यवस्था थी। अलाउद्दीन का उद्देश्य जनता को सस्ता सामान उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि अपनी विशाल सेना का खर्च कम रखना था। यदि आवश्यक वस्तुओं के दाम कम रहेंगे तो सैनिक को वेतन कम करना पड़े सैनिक को कम वेतन देकर भी उनका जीवन निर्वाह कराया जा सकता था। इसी उद्देश्य से उसने अलग अलग प्रकार के बाजार स्थापित किए। अनाज, कपड़ा, घोड़े, दास और पशुओं के लिए अलग अलग मंडियां बनाई गई। प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किया गया था। इन बाजारों की निगरानी के लिए शहना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया। व्यापारी यदि निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलते या जमाखोरी करते तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन की बाजार नीति मुख्य उद्देश्य सेना को कम लागत पर अवश्य वस्तु उपलब्ध कराना था। अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइन उल फतू में लिखते हैं
कि अलाउद्दीन के शासन में बाजारों में अनुशासन बना रहा और वस्तुओं की कीमत स्थिर रही। आधुनिक इतिहासकार सतीश चंद्र का मत है कि मध्यकालीन भारत में इतनी व्यापक और प्रभावी मूल्य नियंत्रण नीति किसी अन्य शासक ने लागू नहीं की। यानी कि जो उसने बाजार नीति अपनाई थी वो किस लिए अपनाई थी? बेसिकली अपने जो सैनिक थे उनको जो उनकी रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, वो कम कीमतों पर वसूल हो सके। उनने हर तरह के बाजार बनवाए, कैसे अनाज के, कपड़े के, घोड़े के, दास के, पशुओं के लिए, और उनको वो करने के लिए, निगरानी करने के लिए क्या बनाया? शहनाई या मंडी, ताकि पता लग सके जो व्यापारी हैं वो कीमत ज्यादा तो नहीं वसूल रहे और जो बाजार में प्राइस तय किया गया है, जो कीमत तय की गई है उसी कीमत पर व्यापार हो सके। ठीक है। सैन्य सुधार क्या करा? अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों में सैन्य सुधार का विशेष स्थान है। उसके शासनकाल में मंगोल के लगातार आक्रमण हो रहे थे, इसलिए उसने एक विशाल स्थानीय सेना का गठन किया और सैनिक को नियमित नगद वेतन देना शुरू करा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने 2 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं लागू की, दाग और चेहरा। दाग प्रणाली के अंतर्गत घोड़ों पर सरकारी मोहर लगाई जाती ताकि अधिकारी नकली या घटिया घोड़े प्रस्तुत न कर सकें। चेहरा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सैनिक का हुलिया, नाम और विवरण सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया जाता, जिससे फर्जी सैनिकों की नियुक्ति रोकी जा सके। अमीर खुसरो के अनुसार इन सुधारों से सेना अनुशासित, सक्षम और युद्ध के लिए सदैव तैयार रहती थी। इतिहासकार के ए निजामी लिखते हैं कि दाग और चेहरा प्रणाली ने दिल्ली सल्तनत की सैन्य शक्ति को अत्यंत मजबूत बना दिया। यानी कि जो उनके अलाउद्दीन के जो शासनकाल में थे, मंगोल आक्रमण काफी ज्यादा हो रहे थे, तो इसलिए उनसे बचने के लिए और अपने साम्राज्य की हिफाजत करने के लिए उन्हें क्या चाहिए थी? एक बड़ी सेना चाहिए थी। ठीक है। और जिसको वो क्या करते थे, उन्होंने दैनिक वेतन देना शुरू करा। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या करा? दाग और चेहरा, यानी कि उनके पास सैनिकों की भी नॉलेज हो कि सैनिक उनके सैनिक कौन है, नाम पता सब, उसकी लेखा जोखा भी रखने लगे। साथ में घोड़ों पर भी वो निशान छापने लगे, जिसके अनुसार क्या था? उनकी सेना जो है अनुशासित, सक्षम और युद्ध के लिए सदैव तैयार रहने लगी। इससे भी हो सका कि सेना में कोई मुखबिर भी नहीं घुस सकता था किसी और का। ठीक है। इन सुधारों का प्रभाव क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के इन सुधारों का दिल्ली सल्तनत पर गहरी प्रभाव पड़ा। राज्य की आय बढ़ी, सेना अधिक संगठित हुई, प्रशासन में अनुशासन आया और अमीरों के विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित हुआ। मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया गया और सुल्तान की सत्ता पहले से अधिक मजबूत हो गई। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि किसानों पर कर का बोझ अधिक था और व्यापारी को कठोर सरकारी नियंत्रण का सामना करना पड़ता था। फिर भी अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों में ये सुधार प्रभावी और सफल थे। जो उसकी न्याय व्यवस्था थी, अब हम पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास था कि एक शक्तिशाली राज्य के लिए कठोर लेकिन निष्पक्ष न्याय आवश्यक है। उसने न्याय व्यवस्था को प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग बनाया और स्वयं को सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में स्थापित किया। भ्रष्टाचार, रिश्वत, कर चोरी, कालाबाजारी और विद्रोह जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड निर्धारित किए गए। उसका उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करना था। समकालीन इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि अलाउद्दीन का शासन धार्मिक कानून की उपेक्षा राज्य हित पर अधिक आधारित था। आधुनिक इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार उसकी कठोर न्यायिक व्यवस्था ने प्रशासन में अनुशासन और स्थिरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकारों का सग्रम मूल्यांकन। ठीक है, अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन करते हुए इतिहासकारों ने उनकी उपलब्धियों और सीमाओं दोनों का उल्लेख किया। ठीक है, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने अमीरों की शक्ति को नियंत्रित कर सुल्तान को सर्वोच्च स्थापित किया। उन्होंने विशेष रूप से बाजार नियंत्रण, गुप्तचर व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन की प्रशंसा की। अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खाजा इनुल फतू में अलाउद्दीन को एक विजेता और कुशल प्रशासक बताते हैं।
उनके अनुसार उसकी नीतियों ने दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा और शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आधुनिक इतिहासकार इरफान हबीब का मत है कि अलाउद्दीन की राजस्व और आर्थिक नीति ने राज्य की वित्तीय स्थिति को अत्यंत मजबूत किया और एक विशाल सेना के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। इतिहासकार के निज़ामी के अनुसार अलाउद्दीन की नीतियाँ किसी आदर्श शासन की कल्पना नहीं थी, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक और सैन्य चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान थी। और प्रशासनिक सुधारों की उपलब्धियाँ, यानी अगर हम इन सुधारों के परिणाम का अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को पहले की तुलना में अधिक संगठित और शक्तिशाली बनाया। उसके सुधारों से केंद्रीय प्रशासन मजबूत हुआ, राज्य की आय बढ़ी, सेना अधिक अनुशासित और सक्षम बनी, बाजारों में मूल्य नियंत्रण स्थापित हुआ, अमीरों के विद्रोह पर प्रभावी रोक लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी नीतियों के कारण दिल्ली सल्तनत मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना कर सकी। अब एक तरफ इसकी उपलब्धियां थी तो एक तरफ इसकी सीमाएं भी हैं। ठीक है, जिस तरह किसी चीज़ का एक अच्छा रूप होता है और उसका एक दूसरा रूप भी होता है, ज़रूरी नहीं हमें जो सामने से दिख रहा हो वैसे ही हो। कुछ उसके अच्छे असर भी पड़ते हैं और कुछ बुरे भी पड़ते हैं। हालांकि अब पढ़ते हैं हम इसकी सीमाएं। अलाउद्दीन के सुधार पूरी तरह दोष रहित नहीं थे। किसानों पर भारी कर लगाए गए, व्यापारियों को सरकारी नियंत्रण का सामना करना पड़ा और कठोर दंड व्यवस्था के कारण जनता में भय का वातावरण भी बना। इसके अतिरिक्त उसकी मृत्यु के बाद कई सुधार लंबे समय तक जारी नहीं रह सके। फिर भी अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत है कि तत्कालीन परिस्थितियों में ये नीतियाँ प्रभावी थीं। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भारतीय मध्यकालीन इतिहास का एक दूरदर्शी और व्यवहारिक शासक था। उसकी प्रशासनिक सुधारों ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत, केंद्रीकृत और संगठित राज्य में परिवर्तित किया। राजस्व सुधार, बाजार नियंत्रण नीति, सैन्य संगठन, गुप्तचर व्यवस्था और न्याय प्रणाली उसकी प्रशासनिक प्रतिभा के प्रमाण हैं। यद्यपि उसकी कठोर नीतियाँ थीं, फिर भी उन्होंने सल्तनत की सुरक्षा और आर्थिक मजबूती और प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा दी। ठीक है, अब एक बार हम इसका छोटा सा कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हिस्से सबसे पहले हमने पढ़ा इन्होंने अलाउद्दीन के प्रशासनिक नीतियों में क्या थी। सबसे पहले इन्होंने क्या चेंज करा, सत्ता को क्या था, केंद्रीकृत किया। दूसरा क्या कहा, अमीरों पर नियंत्रण रखा और उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, उनके गठबंधनों को खत्म कर दिया। ठीक है, तीसरा गुप्तचर व्यवस्था जो थी उन्होंने स्थापित करी। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा, प्रशासनिक, जिसके कारण जो उन्होंने सुधार करे उनका नाम भारतीय इतिहास में कुशल प्रशासक के रूप में लिया जाता है। फिर उसके बाद आया उन्होंने राजस्व सुधार करा। सुधार में क्या करा, कर का क्या कहा, खेती बाड़ी का जो है 50% जो है भू राजस्व वसूल करा और वो बीच में से सारे हूत, मुकदम और चौधरी जैसे अधिकारी थे उन सबको हटा दिया और कर सीधा राजकोष में जमा कराया। इससे क्या हुआ, एक तो कर ज़्यादा मिला, सेना का खर्चा उठाने के लिए आर्थिक मजबूती हुई, लेकिन कर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से किसान उसके बोझ के नीचे दबने लगे। बाजार नियंत्रण नीति अपनाई इन्होंने, हर तरह के बाजार बनवाए, कपड़े का, खाने का, घोड़े का, दास का, पशुओं का। और उसमें उन्होंने किस बात का ध्यान रखा कि जो उनके सैनिक हैं उनकी जो दैनिक वस्तु हैं, उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उन्होंने कम चीज़ों पर मिल सके और जो कीमतें थी वो एक तय कर दी। और साथ में उन पर नज़र रखने वाला एक अधिकारी बना दिया जो पता कर सके कि उनसे कीमतें ज़्यादा और कम तो नहीं ली जा रही, काला बाजार तो नहीं। सैन्य सुधार में इन्होंने क्या करा, घोड़ों को पर मोहरें लगवाई और जो चेहरा था यानी किसानों, उनकी सैनिकों की जो जानकारी थी वो इन्होंने अपने पास रखी।
इन और इनके सुधारों के प्रभाव देखे हमने कि सल्तनत पर उस टाइम में क्या प्रभाव पड़े और उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी और क्या क्या सीमाएं थी, जिसके हम आखिर में कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता, व्यवहारिक सोच और सुदृढ़ केंद्रीय शासन नीति के प्रतीक थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार के बारे में समझा। यदि आप इग्नू MHI 8 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 20 नंबर में आ सकता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही